हे बच्चा लोग, मोस्ट वेलकम। और बहुत दिनों बाद मैं प्रॉपर क्लास लेने आई हूँ क्योंकि मैं लाइव आ रही थी। आप लोग के कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने समझा, सीखा, क्या बहुत कुछ आपसे भी सीखने को मिला, बहुत कुछ आपको भी मैंने सिखाया। तो अभी यहाँ पे हम केमिस्ट्री के सिर्फ क्वेश्चंस की सीरीज ला रहे हैं जो कि जेई का 24 का पेपर था। इसमें आपके 5 क्वेश्चंस हैं। आपको मैं क्वेश्चन नहीं सिखा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व आउट करोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं। आपके जे के ये 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन नहीं करना, ये मत समझना कि 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग इन 5 क्वेश्चन से क्या क्या सीख रहे हैं, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग सीखने की, क्या क्या चीजें हम सीखने। तो क्वेश्चन बोला है a pi bonding molecular orbital has lower electron density above and below the internuclear axis। पहली बार ध्यान सुनो, बात किया इसने पाई बॉन्ड की। किसकी बात किया है? पाई बॉन्ड की। दूसरी बात इन्होंने किया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो भी कौन सी? बॉन्डिंग वाले की। किसकी बात किया? बॉन्डिंग। आपने पढ़ा था एक बीएमओ पढ़ा था, आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पढ़ा था, एक आपने एबीएमओ पढ़ा था, याद आया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपने पढ़ा था, ठीक है। इन्होंने बात किसी की है? बॉन्डिंग वाले की। हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट। ये अभी गलत हो गया तो हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 3-4 कॉन्सेप्ट सीख के रखेंगे, ठीक है। आपको पता था कि पाई ऑर्बिटल अगर आपको कभी भी बनाना है तो स्पेशली आपको पी वाली ऑर्बिटल्स की याद आनी चाहिए। उसमें भी आपको याद था एक्स वाली और वाई वाली, ठीक है। आपको ये भी पता था कि लैटरल ओवरलैपिंग होती थी। पी जेड जो आपकी थी वो सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती थी, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो भाई अगर हम बात करें पी ऑर्बिट जो भी आप बनाते थे, ये पी आपका है, ठीक है। क्या है आपका? ये आपका पी ऑर्बिटल का डायग्राम है, आपने पढ़ा था डंबल शेप, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, बन गया ना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लैटरल ओवरलैपिंग मतलब ये वाली ओवरलैपिंग होनी है, लैटरल मतलब साइड वाली, यही तो थी, ये साइड वाली ओवरलैपिंग होनी है। अब इन्होंने क्या कहा है? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में आपने पढ़ा था सेम फेज। अब फेज क्या था? पॉजिटिव पॉजिटिव से टकराएगा, पॉजिटिव किसे टकराएगा? पॉजिटिव से, और नेगेटिव किसे टकराएगा? नेगेटिव से। यानी कि ये बात हो गई बॉन्डिंग की। अगर यहीं पे आपसे कहता है एंटी बॉन्डिंग की, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बॉन्डिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्डिंग। ये कलर दिख नहीं रहा है तो हम लोग वही यूज करेंगे। चलो बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। अब ये बॉन्डिंग वाली बात हो गई। अब अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग वाले की, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपकी ऑर्बिटल, ठीक है, ये ऑर्बिटल, ओके। अब आपको पता है जब क्या हो? एंटी बॉन्डिंग। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें अगर एक पॉजिटिव फेज वाला है तो एक नेगेटिव, दूसरा ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब आपको पता है यहाँ पे जब कभी भी ऐसी ओवरलैपिंग होगी तो ये कैसी होगी? एंटी बॉन्डिंग। जब सेम फेज तो बॉन्डिंग, जब आपका क्या डिफरेंट फेज तो एंटी बॉन्डिंग। अब आपको पता है ये वाले क्या करते हैं? थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाते हैं, दूर भागने लगते हैं, क्योंकि अच्छा बीच में जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलते थे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या बोलते थे? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द। भैया ध्यान से देखो, पहली बात बिल्कुल गलत है। ये देखो आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये क्या है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ओके। इसके ऊपर देखो आपका क्या है? प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस। और नीचे क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कहां ज्यादा है? नीचे है ना। हो भी सकता है नहीं भी, तो इन्होंने दोनों केस में बोला है। तो पहली बात आपकी क्या हो गई? बिल्कुल गलत। याद रखिएगा, पहली बात गलत, यानी स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, द पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर हैव अ नोड बिटवीन द न्यूक्लियर। अब देखो जब ये दूर भागते हैं ना तो इनके बीच में जो ये प्लेन आ रहा है, ये जो प्लेन आ रहा है, ये जो प्लेन आ रहा है, इसको हम लोग बोलते थे नोडल प्लेन। क्या बोलते थे? नोडल प्लेन। याद रखना, इनके बीच का ये जो प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने की जो क्या कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं वो 0 के बराबर मिनिमम होती है। तो याद रखना ये नोडल प्लेन एग्जिस्ट करता है। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इससे 2-4 कॉन्सेप्ट आप ये फेज देख लो कैसे टकराता है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? द ट्रांजिशन मेटल हैविंग हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहली बात तो ध्यान सुनो आप लोग मेरी बात। मैंने कहा यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट सीखो। आप सुनना, अगर आपसे बोले फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो क्या करना है? आपको सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना जो ज्यादा स्टेबल हो, क्या हो? जो ज्यादा स्टेबल हो उसकी फर्स्ट वाली आयोनाइजेशन, फर्स्ट
आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अगर आपसे बोलता है सेकंड वाला देखना है, क्या करना है, सेकंड देखना है, तो आप एक काम करना, आप एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, एक इलेक्ट्रॉन आप क्या कर देना, लूज कर देना, निकाल देना पहले। ठीक है, उसके बाद आप देखना जो भी आपकी स्पीसीज बनेगी, मान लीजिए ए प्लस बना, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया ए में से, तो ए प्लस बना, फिर आप देखना अगर ये कहीं पे क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा, आपने पढ़ रखा था, या तो जीरो हो, याद आया, या फिर हाफ फिल्ड हो सब शेल, याद आ रहा होगा, या फिर फुल फिल्ड हो, तब भी आपकी कहानी क्या होगी, तब आपकी कौन सी ज्यादा होगी, सेकंड वाली हाई होगी। कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड वाली आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अगर आपसे थर्ड बोला है, क्या बोला है, थर्ड बोला है, तो कुछ नहीं करना है, आप फटाक से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, क्या करना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, जो स्टेबल होगा उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। क्यों भैया, आपको पता है, ध्यान सुनो, इन्होंने कहा थर्ड बताना है, आपको पता है 2 तो आसानी से निकल जाएगा, तीसरा हाई होने का मतलब है तीसरा आसानी से ना निकले, तभी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी ना। आपने पढ़ा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी के लिए जो आप एनर्जी ले रहे थे ना, जब आप आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन भगा रहे थे, तो जो एनर्जी यूज कर रहे थे वही आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी। तो उन्होंने थर्ड बोला है, मतलब 2 तो आसानी से चले जाए कोई मतलब नहीं है, तीसरा आसानी से नहीं जाना चाहिए, और तीसरा आसानी से तब नहीं जाएगा जब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, स्टेबल। आओ चेक कर लेते हैं ध्यान से। आपको पता है, अगर हम लोग बात करें क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, आपने क्रोमियम का पढ़ रखा था क्या, जो मैं लिख रही हूं आपको पता है, ऑर्गन। ठीक है, आप पढ़ते थे 3d5 4s1। दूसरा क्रोमियम के बाद Mn दिया है, ध्यान से देखो, Mn आपका दिया हुआ है 3d5 4s2। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो वेनेडियम, इसका था 3d3 और 4s2। ओके, नेक्स्ट आपका आयरन, इसका आपने देखा था 3d6 एंड 4s2, आपने ये कहा था ना, याद होगा आपको। अब आपको 2 निकाल के देखना है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन सबके गायब कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन आप सबके गायब करोगे, तो देखो इसमें तो ऑलरेडी भाई अलग केस है, तो इसको हटा ही दो। क्यों, इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं निकलेगा। इसका भी 2 निकाल दो, इसका भी 2 निकालो, इसका भी 2 निकालो। जब आप सबका 2 निकालोगे तो आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, मैं कलर चेंज करके आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखना, Mn वाले केस में आपका बच रहा है D5। क्या बच रहा है, D5। और आपको पता है ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टेबल। क्यों स्टेबल, क्यों है, हाफ फिल्ड, किसकी वजह से, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो इससे आसानी से नहीं निकलेगा, तो आपकी जो थर्ड क्या होगी, एनर्जी हाईएस्ट होगी, किसकी होगी, Mn की। इसका आंसर क्या होगा, Mn। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, आप ऐसे जाके फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना करना, फर्स्ट बोले सेकंड बोले तो ऐसे ही चेक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, assertion रीजन एज यूजुअल, इन aqueous solution Cr+2 is reducing while Mn+3 is oxidizing। देखो भैया, आपने पहले भी पढ़ा था कि Cr, जब आप पढ़ते थे Cr, आपने Cr जब पढ़ा था Cr, और एक आपने पढ़ा था कॉपर, याद होगा आपको। तो आप जब फिलिंग करते थे तो ऑर्गन लिखते थे, याद होगा आपको, और 3d याद होगा 10 एंड 4s1 आप ये लिखते थे। सेम क्रोमियम का आप क्या लिखते थे, ऑर्गन, ये 3d सीरीज का था, 3d5 एंड 4s1 आप ये लिखते थे। सही, इन्होंने कहा है +2 की बात की है, किसकी बात की है, +2। +2 का मतलब है, ध्यान सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर देते हैं। +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमको लूज करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप सबसे लूज करो, यहां से भी लूज करो, यहां से भी लूज करो। ध्यान से देखना, एकदम आसानी से आपको निकाल देना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या बचेगा आपका, 3d4 बचेगा। सही, यहाँ पे आप देखो क्या बचेगा, 3d9 बचेगा। क्या बचेगा, 3d9। अच्छा, कॉपर नहीं दिया था, सॉरी, Mn दिया था। ओके ओके, थोड़ा सा मिस्टेक, मैं इसको हटाऊंगी, इतना मैं हटाऊंगी। ओके, चलो देखते हैं, Mn दिया था, क्या दिया था, Mn का आप लिखते थे Ar 3d5 4s2, ये तो पढ़ते थे। अब आपको पता है क्या बोला है, +3 बोला है। +3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन आप यहां से रिमूव कर दो। क्या कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो क्या बचेगा आपका, 3d4, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4s0। ठीक है, बात खत्म करते हैं, इसको हटा देते हैं। ध्यान से देखो, आप यहाँ पे 3d4 बचा है और 3d4 यहाँ पे बचा है, दोनों ही केस में क्या बचा है, 3d4। ठीक है, अब इन्होंने कहा है बट
क्रोमियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कहना क्या चाहते हैं कि ये जो है आपका मतलब कि Cr+2 जो है, ये जो बना हुआ है दिस वन Cr+2, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, जबकि ये आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा कह रहे हैं ये भाई। ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। बात ये हो गई कि दोनों में तो D4 है सिस्टम। तो अब ध्यान सुनना, आप जब थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ोगे किस चीज के लिए, CFT का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, तो आप पढ़िएगा क्रोमियम जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के साथ ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए आपने पढ़ा था, याद करिए, ऑक्टाहेड्रल की जब स्प्लिटिंग पढ़ी थी, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो T2G आपने पढ़ा था, याद आया, T2G। और इसके लिए आप D5, क्योंकि इसके लिए आप बिल्कुल अलग रहिए, Mn के लिए कोई दिक्कत नहीं। क्रोमियम आपका T2G के केस में ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपने पता इसमें क्या हो सकता है, आपको पता था T2G में 3 D ऑर्बिटल थी, याद आ रहा होगा, D3 सिस्टम, ठीक है। आप इसकी जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे, इन्होंने कहा है, क्या बोला है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है खुद का वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। अब देखो भैया, क्रोमियम ने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया, किसमें बदल गया, Cr+3 में। इसीलिए Cr+3 में देखो 1 2 3, इसके कितना, D3 वाला सिस्टम बना कि नहीं बना, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों भैया, क्योंकि ये हाफ फेल्ड है, ठीक है। कुछ लोगों को ये बहुत बाउंसिंग वाली कहानी हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप पहले समझो, फिर आप जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप सोचो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये कौन सा सिस्टम बन जाएगा, D5, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि क्रोमियम+2 किसमें बदलना चाहेगा, क्रोमियम+3 में। सही बात है, क्योंकि उसको स्टेबल कौन सा, T2G वाला केस, उसको स्टेबल चाहिए, D3 सिस्टम बनाना है, स्टेबल होगा। जबकि Mn+3 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Mn+2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि उसको D5 सिस्टम बनाना है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी का दोनों का केस अलग है, इसी वजह से ये एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट और ये एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बिल्कुल सही बात है। देखो, इन एक्वस सॉल्यूशन क्रोमियम+2 इज रिड्यूसिंग व्हाइल Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग। बिल्कुल सही बात है, कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत वैसी हो, ठीक है, एकदम इजी। नेक्स्ट बोला है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ, बिल्कुल सही है, ये भी मैंने अभी मैंने पूरा प्रूफ कर दिया। ये कहानी थी, इससे आपको आंसर निकालना था, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, ओके। बिल्कुल टफ नहीं है, एकदम आसानी से आप काम करोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कुछ ऑर्गेनिक की रिएक्शंस दी हुई हैं, सीधे सीधे लर्न है, आपने पढ़ रखा था कि अगर आप फिनॉल है, आपके पास क्या है, फिनॉल है, और फिनॉल का रिएक्शन आप जिंक के साथ अगर आप हीट करते थे तो आपको साफ साफ रटा रटाया कॉन्सेप्ट, ये क्या करता है, चुपचाप ऑक्सीजन को खींच लेता है, ऑक्सीजन को खींच करके क्या बनाता था, ZnO, आपने पढ़ा भी था, स्टेबल होती है ऑक्साइड, और ये बन जाएगा आपका बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन। तो आप चेक करो, ए कहीं बेंजीन दिख रहा है, दैट इज थर्ड, ए का थर्ड, देखो ए का थर्ड आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बी की बात करते हैं, तो बी क्या बोला है, फिनॉल लेना है। आप जब तक आप सीखोगे नहीं, ये फिनॉल है, ठीक है, आप इसका रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और NaOH HCl के साथ, याद आ रहा होगा आपको, कोई नेम रिएक्शन थी, आप लोग मुझे बताना ये कौन सी नेम रिएक्शन थी, अगर किसी को याद हो तो फटाक से कमेंट करना, आना चाहिए आपको। नेम रिएक्शन है, और इसका प्रोडक्ट था आपका बेंजल्डिहाइड। क्या था, बेंजल्डिहाइड, आपको शायद याद हो, तो आप पढ़ते थे, पहले इंटरमीडिएट बनता था ONA, याद होगा आपको, फिर यहाँ पे क्या बना था, याद हो, CH Cl2, याद आ रहा होगा, डाइक्लोरोकार्बीन वाली रिएक्शन थी, याद होना चाहिए। फिर आपकी कहानी बाद में किसमें कन्वर्ट होता था, बेंजल्डिहाइड में, किसमें, OH और CHO में, याद होना चाहिए आपको। तो आपका आंसर सैलिसल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजल्डिहाइड नहीं, सैलिसल्डिहाइड, ऐसा बेंजीन जिसमें OH और CHO दोनों प्रेजेंट हो, सैलिसल्डिहाइड। तो आपका बी का ऑप्शन फर्स्ट, बी का ऑप्शन फर्स्ट चेक करते हैं, पहले यहां जाओ, ए का फोर्थ, दो ऑप्शन है तो यही दोनों में से कोई एक होगा, बात खत्म करते हैं। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट देखो, ये देखो बी का फर्स्ट, क्योंकि बी का सेकंड, तो आंसर आपका क्लियर है, 2, एकदम आसान, 2 3 आंसर इन्होंने रखा है, सॉरी ए का थर्ड, ये आंसर नहीं होगा आपका, हाँ सर 2 मिनट आ रही है, ठीक है। तो एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप नेक्स्ट भी रिएक्शन कहो तो करा के देख लो, वरना मैं आपको बता दूं, ये भी आपकी रिएक्शन सीधे एसिड ग्रुप COOH का इंट्रोडक्शन कराता है, तो आसानी से आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल टफ नहीं है, आसानी से करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन P एंड D ब्लॉक। अरे भैया अभी आपने पढ़ा था, P ब्लॉक की बात करें, P ब्लॉक की बात करें तो उसमें मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, और एकदम थ्योरी वाली बात थी, मेटलाइट भी होता है, सही।
लेकिन अगर डी की बात करो तो स्पेशली क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं। आपने पढ़ा था डी में क्या आता है, मेटल आता है, तो पहली बात तो गलत हो गई, लो ऐसे ही गलत हो गई। यानी ऑप्शन चेक करो, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है, दोनों। चलो अभी तो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप ये दो ऑप्शन तो हटा सकते हो, ऐसे ही हटा सकते हो। आपका बच रहा है टू और फर्स्ट, सेकंड पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड हायर, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट सॉरी पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। तो आपका आंसर सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड। आपने पढ़ा था ना, मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, लो थी। नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई थी। एकदम आसानी से सब पी ब्लॉक आपने पढ़ रखा है, क्यों पढ़ा है, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन लेना अच्छा नहीं लगता, जो देगा नहीं उसकी एंथैल्पी हाई ही होगी। तो आपका आंसर 2 होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये 5 क्वेश्चन थे, बस 5 क्वेश्चन की मैं सीरीज लाऊंगी और आप लोग बोर ना होइए, कॉन्सेप्ट सीखिए और करते रहिए। सो ऑल द बेस्ट। एंड एनसीईआरटी को प्लीज इग्नोर ना करें जो भी पेपर देना चाहते हैं, बिकॉज आप लोग जानते हैं 24 का फिजिक्स का पेपर ने सबको बता दिया कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।